अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को रिविजिट करेंगे जो हमने शुरू में इनिशिएट किया था। आपको याद होगा कि हमने जब सीक्वेंस ऑफ लर्निंग सारी डिस्कस कर ली तो हमने कहा कि हम फोकस तो थ्रू आउट फिफ्थ ग्रेड टीचिंग चेंजेस ऑफ स्टेट पे करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चों के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट ही शुरू करेंगे। और बच्चे जो हैं वो एक जो आम अवेलेबल कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और फिर उस पे रिसर्च करेंगे। और हमने एज अ केस स्टडी फिर आपको याद होगा कि हम बाइसिकल लेके आए क्लासरूम में और बच्चों ने फिर उस बाइसिकल को बड़ी केयरफुली ऑब्जर्व किया और आइडेंटिफाई किया कि उसके क्या मुख्तलिफ हिस्से हैं और वो किन मटेरियल्स के बने हुए हैं। एंड देन दे हैड टू थिंक अबाउट दोज मटेरियल्स एंड ऑल्सो कंसिडर कि अच्छा उन मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से उनका वो मखसूस इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक स्टेजिंग पॉइंट था इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद हमने उनको एक रिसर्च गाइडलाइन दी और फिर उन्हें कहा कि वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें और उनको फिर हमने 5 हफ्ते का पीरियड दिया जिसके दौरान वो इन स्टेजेस वो उस ऑब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे। तो हम आपके साथ एक तो वो रिव्यू कर ले कि प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस क्या थी और इस प्रोसेस के थ्रू हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या थे। सो लेट्स टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड देन वी विल फाइनली शेयर विद यू कि अच्छा जो बच्चों ने हम उसे कहते हैं जी आर्टिफैक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट के वर्क के रिजल्ट में उन्होंने जो अपनी प्रेजेंटेशंस, एक तो ओरल प्रेजेंटेशंस और उसके साथ साथ जो उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के लिए जो रिटन काम किया वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने बच्चों को जोड़ों में ऑर्गेनाइज किया और फिर उन्हें एक प्रोजेक्ट गाइडलाइन दी। ने कहा कि पहले तो आप एक वही जो कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। एक हमने उनके साथ लिस्ट भी शेयर की कि जी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और फिर उसको सिलेक्ट करके हमें बताइए कि अच्छा आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया। और फिर अब आप इसकी जो रिसर्च है, और आप इंटरनेट रिसर्च कर सकते हैं या लाइब्रेरी में जा सकते हैं, आप क्या सोर्सेज का इस्तेमाल करें। और जो रिसर्च गाइडलाइन हमने उनको दी उसके 6 बड़े क्लियर हिस्से थे जो हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं और दोबारा शेयर कर रहे हैं ताकि आपकी याद दहानी हो जाए। हमने उन्हें ये कहा कि एक तो जब आप रिसर्च करें तो जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन उसकी देंगे तो उसकी या तो कोई फोटोग्राफ या उसकी कोई स्केच या डायग्राम होना चाहिए है ताकि हमारे सामने एक तस्वीर आ जाए उस ऑब्जेक्ट की। और फिर आपने ये बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नंबर 2। नंबर 3, आपने फिर जो उसके मोटे मोटे मटेरियल्स हैं जिनसे कि वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उनकी निशानदही करनी है और फिर ये बताना है कि इन मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से वो इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा हैं। Why were these materials selected to be part of this object? तो पहले तो ये उन्होंने 3 स्टेप्स करने हैं कि ऑब्जेक्ट की एक तस्वीर हो, फिर ऑब्जेक्ट का काम क्या है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, मुख्तलिफ मटेरियल्स हो सकते हैं, और फिर ये कि नंबर 4 उन मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं because of which they have been selected for this particular object। और फिर उन्हें इन मटेरियल्स में से एक मटेरियल सिलेक्ट करना है और उस पे फिर ज़रा गहरी रिसर्च करनी है कि अच्छा ये जो मटेरियल है क्या ये कुदरत में इसी तरह पाया जाता है, और अगर नहीं तो फिर
जो रॉ मटेरियल जिससे वो बनता है वो क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, पर्टिकुलरली आप अपने मुल्क के हवाले से बताएंगे कि जी वो कहाँ पाया जाएगा, और फिर ये कि वो जो सफ़र है रॉ मटेरियल से टू दिस फिनिश्ड प्रोडक्ट, द मटेरियल यू हैव, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कि वो क्या तरीक़ेकार या प्रोसेस है जिससे कि ये रॉ मटेरियल इस फॉर्म तक पहुंचता है। और फिर ये कि उन्होंने अपने जो ऑब्जेक्ट है उसकी थोड़ी सी तारीख हमें बतानी है कि भाई इस ऑब्जेक्ट को किसने इजाद किया, किस टाइम पीरियड में इजाद हुआ, और उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त से वो बना ये ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट डे टाइम तक उस ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस आए, इन पर्टिकुलर द चेंजेस इन द मटेरियल्स दैट दे आर बीइंग यूज्ड, अब उस पे उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च करनी है कि वो नए मटेरियल्स की डिस्कवरी के साथ साथ वो जो नए मटेरियल्स इस्तेमाल हुए तो उससे आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो फंक्शनिंग है वो किस तरह इम्प्रूव हो गई। सो इट्स प्रोजेक्ट बाय डेफिनेशन, जिसका भी हम फिर दोबारा से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का भी जिक्र करेंगे। एक प्रोजेक्ट जो होता है इट्स अ रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इट इज सपोज टू टेक some time, and you can see that we have broken it down into all these parts that the children have to look at carefully, और हमारा फोकस यही है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर गौर करें और ये कि जी हर मटेरियल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको इस्तेमाल करके या जिनकी वजह से उन्हें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा, so our learning objectives as a result of this research project were, और वो भी मैं दोबारा एक तो आपके साथ रिपीट कर रही हूँ कि एक तो ये है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन मटेरियल्स की जिससे कि ऑब्जेक्ट बनता है को देख के फिर फैसला किया जाता है कि अच्छा जी क्या वो जो आपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाना है जो उससे काम लेना है क्या ये मटेरियल्स इसके लिए यूज़फुल होंगे या नहीं। और फिर ये वो गौर करेंगे कि जो फिनिश्ड मटेरियल्स होते हैं या मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स होते हैं दे कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल्स, और ये कि फिर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके साथ कुछ हमें काम करना पड़ता है जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, वेदर इन अ फैक्ट्री, so that they are then transformed into the finished product that we see. और फिर ये कि हम उम्मीद करते हैं कि जी जब वो हिस्ट्री एग्जामिन करेंगे अपने ऑब्जेक्ट की कि जो चेंजेस होते हैं मटेरियल्स के यूज़ में ओवर द टाइम, जो एडवांसेस होते हैं फिर मटेरियल्स में उनके साथ फिर कनेक्शन होता है। आप वो नए मटेरियल्स को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो वही फंक्शन जो है आपके ऑब्जेक्ट की ज़्यादा एफिशिएंटली शायद परफॉर्म कर सकते हो, वो कॉस्ट प्रोडक्टिव होता हो, ये देखने की बात है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो ये थे और स्किल्स एंड एबिलिटीज़ तो यही थी कि जी वो एक तो ये रिसर्च कंडक्ट करके और ये समझेंगे, दे विल अंडरस्टैंड हाउ देयर ऑब्जेक्ट वर्क्स, they will be able to identify the materials it's made up of, the properties of those materials, and they will further be able to identify the raw materials and understand the refining process that goes into it. एंड उसके अलावा ये कि जी एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल वो सीखेंगे कि वो रिसर्च करेंगे, ख़ास तौर पे रिसर्च करेंगे इंटरनेट पे, बिकॉज वी वुड लाइक देम टू यूज़ टेक्नोलॉजी। और वो कम्युनिकेट करेंगे फिर क्योंकि उन्होंने फिर प्रेजेंटेशन देनी है कि एक प्रोजेक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कि वो मुत्तला करेंगे। तो उनकी एक कम्युनिकेशन स्किल्स का भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इवॉल्व करने की। और ना सिर्फ वो कम्युनिकेट करेंगे थ्रू ए ओरल प्रेजेंटेशन, पर वो एक एग्जिबिट जो हमारे आपके सामने है, ये सब कुछ हम इनको डिटेल में देखेंगे कि वो एग्जिबिट्स बनाएंगे जिनमें के एक उनकी जो रिसर्च है उसका एक रिटन डिस्प्ले होगा। और ड्यूरिंग देयर ओरल प्रेजेंटेशन जब उनकी डिस्कशन होगी और एनालिसिस होगा उनकी रिसर्च का,
कि वो फिर अपनी फाइंडिंग्स जो हैं उनको लॉजिकली आपके साथ कन्वे कर सकेंगे। एंड एटीट्यूड्स में तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट वर्क इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेटिव वर्क, और इसमें यही देखने वाली बात होती है कि जी अच्छा सारे जो थे वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो ले रहे थे। सो फाइनली ये तो हमने आपके साथ एक रिव्यू कर दिया कि अच्छा जी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कंसेप्चुअली इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। आई वुड लाइक टू रिव्यू विद यू ऑल्सो कि जी हमने बात की कि अच्छा जो जब हम कहते हैं जी बच्चों को हमने प्रोजेक्ट दिया, तो प्रोजेक्ट जो है उसके क्या फीचर्स या एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो हम आपके साथ फिर से शेयर कर रहे हैं कि जी उसमें एक सवाल जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो स्टूडेंट की इमीडिएट इन्वायरमेंट से हो, जिंदगी से हो। इसीलिए अब ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें कि वो दे आर नाउ रिसर्चिंग, इन्वेस्टिगेटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ एवरीडे यूज। फिर ये है कि जी ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है कि ये इसमें टीचर ने सिर्फ फैसिलिटेट करना है, पर टीचर का मिनिमल रोल है। और वो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, सब इकट्ठे मिलके काम करेंगे। फिर कुछ अपने डिसिप्लिन, अगर हम अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, पर हम ओवरलैप करेंगे विद हिस्ट्री एज वेल, सो वो एक क्रॉस डिसिप्लिनरी रोल भी होता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स which will namely be their presentations in the form as you are seeing in terms of these boxes, और जो alternative उन्होंने choice दी presentation की वो भी आपके सामने charts खड़ी हैं। और फिर ये कि प्रोजेक्ट जो होता है उसका एक एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम होता है, इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कंप्लीट ओवर अ वीक। एंड फाइनली उनकी एक परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट या एवेल्युएशन, और वो हम डिस्कस करेंगे कि वो किस किस्म की हो सकती है। एंड वी एक्सपेक्ट कि जी आइडियली जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें फिर बच्चे जो हैं वो किसी किस्म की उसकी कोई सोशल लिंकेजेस हों, इन द सेंस के जी that will then compel them to do some sort of community work or some kind of activism. अब ये वाला जो particular project था इसमें activism वाला जो component था वो नहीं था, लेकिन इसमें बाकी सारे components हमने शामिल करने की कोशिश की। और प्रोजेक्ट का प्लान तो पहले ही हमने आपको गाइडलाइन तो दे ही दी है, एंड बेसिकली उसमें a lot of the components are there in terms of what they have to research, and beyond that of course they have to figure out कि हमने उनका tools जो हैं वो essentially तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, इंटरनेट या लाइब्रेरी की रिसर्च करनी है, और हाँ फिर उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च दे डू कि अच्छा जी तुम ये एस्पेक्ट्स रिसर्च के कर लो, दूसरा कोई और एस्पेक्ट्स कर ले। दिस इज वेयर द टीचर ऑल्सो स्टेप्स इन एज अ facilitator. And when it comes to how the project will be evaluated, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोजेक्ट शेड्यूल भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जी एक हफ्ते बाद उन्होंने अब फैसला करना था कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे। फिर 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक आउटलाइन हमें देनी थी कि वो क्या इस्तेमाल करेंगे सोर्सेज ऑफ रिसर्च, कुछ थोड़ा सा उसमें ये भी वो फैसला कर लेंगे प्रिलिमिनरी उनकी नॉलेज क्या है अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। और फिर 4 हफ्ते बाद वो जो प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल कर लेंगे, और जो जितनी उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की उसकी जो समरी फॉर्म है वो जैसे ये हमने डिब्बे रखे हुए हैं क्यूब्स या क्यूबॉइड्स आप इन्हें कह लें, उस पे वो प्रेजेंट करेंगे। And then another week later, once they've put together their cubes, or as they did, they decided to opt for charts as well, they will give their presentation. So ये सारे जो हैं मरहले वो उनके थ्रू गुजरे, और हमने उनको एज आई मैंशनड अर्लियर एक लिस्ट दी हुई थी टू स्टार्ट देम आउट कि जी आप ये पॉसिबल प्रोजेक्ट्स जो हैं आप इन पे रिसर्च कर सकते हैं। तो कुछ जो ऑब्जेक्ट्स बच्चों ने सिलेक्ट किए रिसर्च करने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई एम शेयरिंग द वंस दैट जिनकी आर्टिफैक्ट्स जो हैं, जिनकी क्यूब्स और चार्ट्स हमारे यहाँ पास हैं और हम इनको गौर से देखेंगे। तो उसमें बच्चों ने सिलेक्ट की हुई है, एक पेयर ने सिलेक्ट की छुरी, नाइफ,
another selected toothbrush, then there's the thermometer, a pencil, a bracelet, skin lotion and fountain pen. मैंने टूथब्रश को फर्क कलर में इसलिए लिखा है बिकॉज वो जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी जो हमने इनको बच्चों को दी उसमें टूथब्रश शामिल था. इन अदर वर्ड्स बाकी सारी चॉइसेस जो थी वो बच्चों ने अपनी खुद की. सो नाउ आई विल कमेंट on their presentations a little later. As I said, we are not able to share those presentations with you, but we've certainly brought their cubes or their charts, which now I want to share very carefully with you. But before I do that, वो sharing का process शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए है कि अच्छा जी हमारी evaluation scheme क्या है कि हमने इसको किस तरह evaluate करना है. एक तो इवैल्यूएशन का शेयर आपके साथ करना चाहते हैं, फिर ये कि जब हमने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ये ऐसे क्यूब या डिब्बे बनाएं तो हमने उनको ये भी बताया कि वो इनको किस तरह अपनी इंफॉर्मेशन को इन पे ऑर्गेनाइज करें. सो फर्स्ट लेट मी शेयर विद यू कि अच्छा हमने कहा कि अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन जो रिसर्च की यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन क्यूब और एज यू सीन उन्होंने क्योंकि बने बनाए डिब्बों का इस्तेमाल किया है सो दे मोर लाइक क्यूबॉइड्स. तो हमने तो ने कहा कि आप चार्ट पेपर से बना लें बट देन दे ऑप्टेड फॉर समथिंग लाइक दिस. फिर उन्हें कहा गया कि आपकी जो ये डिब्बे हैं उनकी 6 साइड्स होती हैं. उन 6 साइड्स में आपने क्या क्या करना है. एक साइड पे आपने अपने ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ लगानी है और एक साइड पे आपने वही जैसे आपको पहले गाइडलाइन में कहा गया बताना है कि आपके प्रोजेक्ट की फंक्शन या काम क्या है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. फिर तीसरी साइड पे आपने बताना है कि जो मेन मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं जो इस्तेमाल हुए हैं उनकी एक डिस्क्रिप्शन छोटी सी. चौथी साइड पे आपने ये बताना है कि इन मटेरियल्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं दैट मेक देम सूटेबल फॉर देयर यूज इन दिस ऑब्जेक्ट. ऑन द फिफ्थ साइड you want a brief outline of what you said about the origin of one of those materials कि आपने उनकी हिस्ट्री ट्रेस करनी है from raw material to its current form. And finally on the sixth side we said okay now this should be where you put the history of your object, the inventor, date, what it looked like in the beginning, etc. And yeah, as we mentioned earlier at the start of the unit, you know, we are using this is wonderful curriculum material that's been developed by Science and Technology for Children. तो हम ये जो research project का सारा structure है वो हम guidelines जो हैं वो उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, और ये एक तस्वीर है कि जी अच्छा ये आपकी क्यूब की शक्ल होनी चाहिए है और जो आप लिखेंगे जस्ट मेक श्योर कि जी अगर साइड साथ साथ एडजेसेंट साइड्स जो हैं आप अगर उस पर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि एक साइड पे जो टेक्स्ट है उसकी सिम्त एक तरफ है और दूसरी साइड पे सिम्त इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो कीप इन माइंड दैट. एंड फाइनली ये कि अच्छा जी हम इसको किस तरह फिर हमने इवैल्यूएट कैसे करना है या जैसे हम कहते हैं जी स्कोरिंग रूब्रिक क्या होगी फॉर द क्यूब और चार्ट. एक रूब्रिक एक गाइडलाइन होती है, आपके पास एक मैप होता है कि आपने कैसे स्कोर करना है. तो वो भी आप इस टेबल पे देखें कि इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वही जो आपके 6 आपके हिस्से हैं इस रिसर्च के उन्हीं को ही हमने बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है कि अच्छा जी फंक्शन जो है वो आपने बतानी है, उसमें क्या शामिल होना चाहिए है, major materials क्या हैं, an accurate description of the major materials that make up your project, why these materials were chosen, फिर origin of one of the materials वहाँ हमने बताया कि जी उसमें आपने क्या क्या उसमें शामिल करना है, फिर history of your object और फिर ये कि जो presentation cube की quality है यानी ये कि जी आपके स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, तस्वीरें आपकी क्लियर हैं या अच्छी हैं और आपने ज़रा क्रिएटिवली इमेजिनेटिवली इसको डिज़ाइन किया हुआ है और फिर आप उसको पॉइंट्स इन सारी चीज़ों को दे देते हैं. एंड दैट्स रियली अप टू यू
the only thing I want to point out to you is, as you look at this table, कि हमने जो मैक्सिमम पॉइंट्स जो हम वेटेज देते हैं वो ये है कि जी why these materials are chosen and the reasons for choosing them, और फिर ये कि origin of one of those materials और कैसे वो जो changes आए और उससे मुख्तलिफ materials फिर आपने select किए. And finally obviously presentation के आपके हमने 15 points रखे हैं. अच्छा, जब हमने बच्चों का काम देखा और हमने देखा कि वो किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट दे हैव नेवर डन समथिंग लाइक दैट बिफोर, एंड वी रियलाइज कि अच्छा दिस इज अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर देम टू लुक इनटू, तो हमने ज़रा इसको मॉडिफाई कर दिया कि हमने ये देखा कि ये जो ओरिजिन ऑफ वन ऑफ द मटेरियल्स और ख़ास तौर पे जिस किस्म की हम रिसर्च रिक्वायर करते हैं कि वो करेंगे, वो शायद उनके लिए फिर ये टास्क बहुत मुश्किल हो जाए. तो वो मैं मॉडिफाइड वर्जन आपको दिखा रही हूँ. उसमें सिर्फ ये है कि हमने वो ओरिजिन ऑफ वन ऑफ दोज मटेरियल्स जो है वो हिस्सा बीच में से निकाल दिया है कि वो उस पर रिसर्च करें कि वो रॉ मटेरियल पहले क्या था, वो क्या प्रोसेसेस थे जिससे वो फाइनल प्रोडक्ट आया. ऑल्दो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू, और बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी होती है कि मटेरियल्स का यूज़ किस तरह बदल रहा है और आप हिस्ट्री के साथ इंटरफेस कर रहे हैं. सो फॉर योर ओल्डर स्टूडेंट्स इट माइट बी वाइल टू कीप दैट. और प्रेजेंटेशन में भी मैंने जो स्पेलिंग्स वाला हिस्सा है वो निकाल दिया, बिकॉज एज वी हैव सीन अगेन एंड अगेन कि अंग्रेजी उनकी मादरी ज़बान तो है नहीं, और दे आर डूइंग प्रिटी वेल कंसिडरिंग दैट. So to penalize them for spellings in a project which is essentially a science project where your focus is exploring the structure of, you know, the properties of materials and how they contribute to this particular object. तो spellings आप दुरुस्त ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप उनको penalize नहीं करेंगे. And before we actually go and examine their work, I would just like very briefly to mention कि उसी तरह oral जो presentations भी बच्चे देते हैं तो हमने उनको score करना होता है कि अच्छा जी उनकी presentation जो थी वो कैसी थी. तो एक तो ये है कि जी वो जो सारा content होता है कोर्स का, यही कि जी वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या सिलेक्ट किया, उसका फंक्शन, मेन मटेरियल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में ब्रीफली पर क्लियरली शामिल किया है. फिर जो बहुत क्रूशल चीज़ है वो उनकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. ऊंची और क्लियरली बोलते हैं, और जो वोकैब्युलरी उन्होंने अब सीखी है, नए लफ्ज़ सीखे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और समझ के कर रहे हैं. डू दे अंडरस्टैंड? इंटरनेट रिसर्च का एक प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे चीज़ें डाउनलोड तो कर लेते हैं and then they put them out also. But that's where when you interact with them and have an exchange of views, that's the time that you can actually figure out whether they understand these things. और फिर ये कि जी उनकी रीजनिंग प्रोसेसेस बड़ी क्लियर हैं जब वो ख़ास तौर पे ये कहते हैं जी ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसे सिलेक्ट किया गया, दैट वुड बी यूजफुल इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. एंड ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर एक को एक टाइम एलोकेट किया गया फॉर द प्रेजेंटेशन. एंड फिर जो बात जिसको हम बहुत स्ट्रेस करते हैं वो ये है कोलैबोरेटिव और टीम वर्क. ओरल प्रेजेंटेशन में भी सब का एक बराबर का शेयर होना चाहिए. We can't share their presentation with you. I will comment on it briefly, but we are just telling you कि अच्छा जी typical जब आप score करते हैं oral presentation के तो उसके ये इस तरह के 3 हिस्से होते हैं. तो हमने फिर उसको ज़रा modify इसलिए कर लिया क्योंकि हमने वो जो origin है of particular material वो हमने बीच में से सिर्फ निकाल दिया है. So before I go to the objects, जो बच्चों की oral presentation थी, it was actually a very productive exercise. कुछ चीज़ें उनकी बड़ी अच्छी थी, कुछ जो सवाल उठाए गए वो सिर्फ इसलिए उठाए गए कि अच्छा जी इन्होंने ये भी लॉजिकल कनेक्शंस दी इस्टेब्लिश किए कि प्रॉपर्टीज़ तो दे दी हैं पर ये सोचा है कि ये प्रॉपर्टीज़
कैसे हेल्प करती हैं इस मटेरियल पे. So when they did their oral presentation, the idea was कि अच्छा अब ये जो सवाल उठाए गए हैं, that will prompt them to more research and discovering things. Ideally, because this was something that was managed by their class teacher, and for her also it was a learning curve, that part of the way that you facilitate a project is कि जब बच्चे research ही कर रहे होते हैं या कोई investigation कर रहे होते हैं, उसके दौरान आप बच्चों को इस किस्म की guidance देते हैं कि जी वो फिर on track रहें और चीज़ को meaningfully explore कर सकें. अब हम जो पहला देखेंगे ऑब्जेक्ट जो बच्चों ने रिसर्च किया है वो है फाउंटेन पेन. तो उसको ज़रा मैं तफसील से उसका जायज़ा लूँगी बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ दैट एज अ केस स्टडी मॉडलिंग फॉर यू हाउ टू एनालाइज ऑल दिस. और फिर हम कुछ और देखेंगे आर्टिफैक्ट्स जो बच्चों के हैं और फिर उसकी जो इवैल्यूएशन है वो आप करेंगे. मैं सिर्फ एक आपको जैसे गाइडेड टूर दे दूंगी इन आर्टिफैक्ट्स का. अच्छा, अब ये जो ग्रुप है, ग्रुप ये पेयर है जिसने कि फाउंटेन पेन सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट. अब जैसे हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि जी एक साइड जो है आपकी क्यूब की या जैसे अब इन्होंने वो क्यूबॉइड बना दिया उस पर आपने एक तस्वीर बनानी है या आपने एक फोटोग्राफ लगानी है अपने ऑब्जेक्ट की. खैर देव बीन वेरी इमेजिनेटिव. उन्होंने अपना जो फाउंटेन पेन है वो ही लगा दिया है. लेकिन हम जो एक चाह रहे थे ना कि एक तस्वीर हो या एक फाउंटेन पेन है तो एक साइड जो है दैट इज जस्ट डिवोटेड टू आइदर द एक्चुअल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंटेन पेन्स, पुराने कोई नए वाले या तस्वीरें फाउंटेन पेन्स की उन्होंने यहाँ बस लगाया हुआ है. सो वेल विच इज़ वेरी गुड. लेकिन हम चाह रहे थे कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर से काम शुरू हो. अब यहाँ फाउंटेन पेन उन्होंने लगाया है और इधर है हिस्ट्री. अच्छा, जो हमारी गाइडलाइंस थी उसमें था कि जी एक साइड इज जस्ट द पिक्चर और फोटोग्राफ और एज दे एक्चुअली पुट द फाउंटेन पेन. और फिर हम चाहते हैं कि एक साइड जो है उसकी जो सेकंड साइड है एंड आइडियली वी वुड से आइदर दिस साइड और वी वुड से आइदर दिस साइड. आप जिस तरह भी मूव कर रहे हैं वहाँ आपने उसका जो काम या फंक्शन है आपने वो प्रेजेंट करनी है. तो अच्छा, उन्होंने जो फंक्शन प्रेजेंट की हुई है अपने फाउंटेन पेन की, यू कैन सी इट इज ऑन दिस साइड where they say it is used for writing. Fair enough, that's what you use the fountain pen for. Okay, अब हमने कहा कि अच्छा फिर अगर आपने फंक्शन दी है तो उसकी साथ वाली साइड पे ही फिर आप ये बताएं कि अच्छा what are the major materials that your pen is made of. अच्छा, अब वो जब हम गौर करते हैं तो वो देखते हैं कि इस साइड पे तो वो कह रहे हैं why are these materials chosen और फिर why are these materials chosen. और फिर अगर हम दोबारा जाएं फंक्शंस वाली जो साइड है which is right here और फिर हम सोचते हैं कि अच्छा शायद इस साइड पे उन्होंने लिखा हो कि कौन से मटेरियल्स थे तो वो अभी इस साइड पे ही उसकी हिस्ट्री की कोई कंटिन्यूएशन है. सो देन वी ट्राई टू लुक कि अच्छा मटेरियल्स कहाँ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं एंड वी फाइंड दैट द मेजर मटेरियल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द साइड ऑपोजिट टू द फंक्शन. यानी इस तरफ फंक्शन उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई है, इस साइड पे फंक्शन है आइडेंटिफाइड, ये जहाँ मेरा हाथ नजर आ रहा है, और उसकी ऑपोजिट साइड पे उन्होंने मटेरियल्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं where they have said steel and plastic. So that's pretty good as well. Stainless steel की आजकल निब्स आमतौर पे बनती हैं और जो उसका होल होता है वो किसी फॉर्म ऑफ प्लास्टिक का होता है. एक्सपेंसिव पेन्स जो हैं उनके तो खैर दे कैन बी मेड ऑफ ब्रास एंड सिल्वर etc. also, but generally the fountain pens are made of these materials. Internally भी इसी किस्म के materials होते हैं. So
So they've identified the function correctly, they've identified the major materials correctly. It's just that their location is a bit of a problem. But I'm very happy content की terms में function भी अच्छा है, major materials भी अच्छे हैं. सिर्फ ये कि अगर वो साथ साथ आते तो अच्छा होता. अच्छा, फिर major materials आपने जो इस लिए हैं उनको क्यों इस्तेमाल किया है. अच्छा, वहाँ अगर हम पढ़ें कि why are these materials chosen, प्लास्टिक का वो लिखते हैं because it can be shaped and it can't rust. Now, those are good properties for its use in the pen. It can be shaped, कि जो भी पेन की शेप है और अंदर भी अगर इस्तेमाल हो रहा है, जो अंदर ड्रॉपर है या जो इंक कार्ट्रिज है वहाँ भी प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसके यही दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. लेकिन फिर वो बात वो स्टेनलेस स्टील की कर रहे हैं, पर वो उससे एसोसिएटेड रॉ मटेरियल को कोट कर रहे हैं, जिससे कि स्टेनलेस स्टील वन ऑफ द रॉ मटेरियल जिससे स्टेनलेस स्टील बनता है वो आयरन है. तो दे शुड हैव फोकस्ड ऑन स्टेनलेस स्टील एंड मेंशन्ड कि अच्छा जी ये मेटेलिक चीज जो रस्ट नहीं करती ये क्यों इस्तेमाल हो रही है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं. एज यू नो के पेन की निब इस्तेमाल होती है. सो यहाँ जरा सा कंफ्यूजन है बिकॉज दे टॉक अबाउट आयरन एंड दे से आवर प्लैनेट कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन resources. Well, that's all very well, but then one can't connect it with what is our guideline for looking into a project. अगर वो जैसे हमने कहा कि जी होता कि जी आप वो बताएं कि रॉ मटेरियल्स क्या थे और वो कहाँ लोकेटेड हैं और वो कैसे वो प्रोसेस होते हैं स्टेनलेस स्टील बनने में, उसका भी फुली तरीके से जिक्र नहीं है. सो ये तो यहाँ ये जो साइट थी हम उस पर ये चाह रहे थे कि अच्छा अब अगर उन्होंने ये कहा है व्हाई आर दीज मटेरियल्स यूज्ड, देन अगर उन्होंने दो मटेरियल साइट किए हैं प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील, हर एक की प्रॉपर्टीज लिस्ट करते और वो खास तौर पे लिस्ट करते जिसकी वजह से कि उनका इस्तेमाल इस फाउंटेन पेन में हो रहा है. सो ये तो बात हो गई कि जी अच्छा choice of materials and their properties of why they are being used. और फिर उसकी जो काम है how a fountain pen works, which should probably have come into the function of the fountain pen. यहाँ वो लिख रहे हैं हिस्ट्री, लेकिन ये बता रहे हैं कि फाउंटेन पेन कैसे काम करता है. कि जी एक जो फाउंटेन पेन है वो उसके जो unlike its predecessors, the dip pen जो है it has an internal reservoir of a water based liquid which is an ink, और उससे फिर वो किस तरीके से इंक फाउंटेन पेन से बाहर आती है, यानी कशिश शकल की वजह से, एंड देन हाउ डज एज यू राइट तो वो जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल्स पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो साथ साथ एक इंक की वो लाइन बनती जाती है एज यू फॉर्म वर्ड्स. व्हाट probably would have been nice to write in the history is, अगर आपने उसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन किया जी पहले ज़माने में जो आप पेन्स इस्तेमाल करते थे, क्विल्स जिन्हें कहते थे जो परों के साथ पेन्स बनते थे, या आप लकड़ी के कलम भी इस्तेमाल करते थे, तो उस ज़माने में ये था कि जी आप डिप करते थे इंक का, आपका जो रिजर्वायर है या इंक की सप्लाई वो अलहदा आपका कोई इंक पॉट होता था, तो उसमें जी वो आप पेन डिप करके और इस्तेमाल करते थे. तो उसका डिसएडवांटेज एक तो यही कि अलहदा आपको करना पड़ रहा है कि यू हैड नो कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ इंक दैट यू वर यूजिंग. एंड वो यही है कि जी शुरू में आपका एक ज़्यादा इंक है, फिर जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाते हैं आपकी इंक ख़त्म होती जाती है. तो एक बड़ी वो एक चैलेंज था एंड देयर वाज अ नीड टू हैव अ पेन जिसका कि भाई एक अंदर ही इंक सप्लाई का खाना बना हो और ऐसा तरीका हो
that ensures a smooth supply of ink outside as you write. So that historical context needed to be established. अब उसकी function में actually वो जिस तरह जो काम राइटिंग का आप काम लेते हैं उसमें फिर ये ज्यादा डिटेल करनी चाहिए थी कि जी हाउ इट वर्क्स. अब बच्चे ने तो स्टेटमेंट इस जोड़े ने दे दी कि कैपिलरी एक्शन और ग्रेविटी से काम करते हैं. जब फिर पूछा जाता है बच्चों से ओरल प्रेजेंटेशन में कि अच्छा ग्रेविटी तो वो फिर भी कुछ समझ उनको आ जाती है, but they are 5th grade, so capillary action is something they don't understand well. लेकिन अगर वो इंटरनेट रिसर्च करे तो बड़ी सीधी सादी क्लियर भी डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि जी जब हम कैपिलरी एक्शन की जैसे मैंने कहा बात करते हैं तो इंक के भी अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स इमेजिन करें जो हमें नजर नहीं आते तो उनकी आपस में भी कशिश होती है. तो जैसे ही इंक बाहर कागज पे निकलती है तो वो एक पार्टिकल दूसरे को खींचता है और इस तरह आपके इंक बाहर आती जाती है और आपके वर्ड्स बनते जाते हैं. बट दैट lacked a bit of clarity. So as I'm saying उसमें कुछ ये हिस्ट्री में शुरू में जरा सा जिक्र है कि जी वो पेन्स पहले रेजर्वॉयर वाले नहीं होते थे, but actually the functioning, this is all about the functioning of the pen which should have come under function. यहाँ अलबत्ता जो हिस्ट्री उन्होंने ये बच्चों ने जैसे उनकी गाइडलाइंस थी कि बताएं कि इन्वेंटर कौन था, पहला जो प्रॉपर फंक्शनिंग फाउंटेन पेन था, और उसका उन्होंने जिक्र किया कि जी वो एक लुइस वाटरमैन था, एक अमेरिकन था, और वो कब इजाद हुआ, वो 1884 में इजाद हुआ. लेकिन ये कि जी उसके थोड़े से आप चेंजेस ट्रेस करें कि फॉर एग्जांपल पहले जो निब थी वो किस मटेरियल की बनती थी, फिर चेंजेस आए निब के मटेरियल में. यूजुअली इन द ओल्ड डेज वो गोल्ड टिप्ड होती थी निब्स. फिर जैसे स्टेन बिकॉज यू हैव टू हैव समथिंग विच इज़ नॉट करोसिव, जो रस्ट ना करे. तो विद टाइम जब नए डिस्कवर हुए एलिमेंट्स भी और मटेरियल्स भी बने तो उससे भी फर्क पड़ा कि आप यू नीडेड अ metal which could be refined and shaped into a point, but which was also slightly flexible. और फिर ये कि जी फिर वो हार्ड रबर्स और इस किस्म की चीज़ें, पॉलीमर्स, प्लास्टिक्स बने उनकी केसिंग के लिए. तो वो जो ट्रैकिंग है कि जी मटेरियल्स जैसे जैसे नए इजाद हुए और फिर वो इस्तेमाल हुए फाउंटेन पेन में, उसकी ट्रैकिंग नहीं है. But nonetheless, I think given that they have never done something like this, उन्होंने फंक्शन भी कुछ डाल दिया है, जैसे हिस्ट्री में भी थोड़ी सी फंक्शन डाल दी है. बट द इम्पोर्टेंट बड़ी जो क्रूशल चीज़ फाउंटेन पेन के हवाले से जिक्र करने की है कि जी इंटरनल कोई रेजर्वायर इंक का नहीं होता था पुराने पेन्स में, वो इस बच्चे ने रिकग्नाइज कर लिया है. और एटलीस्ट एक मटेरियल जो है उसको उसकी प्रॉपर्टीज को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया है. सो दिस इज द फाउंटेन पेन. ये जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ ये दे मेड अ वेरी नाइस पिक्चर कि वो एक ब्रेसलेट उन्होंने सिलेक्ट किया है. और ये ऐसा ब्रेसलेट है जो बच्चे उन्होंने तो जो खुद पहनते बच्चे ब्रेसलेट वो सिलेक्ट किया हुआ. दिस इज नॉट सम फैंसी कि जी कोई उन्होंने गोल्ड या ब्रेसलेट सिलेक्ट किया हो. और जो उन्होंने लेबल भी किया हुआ है कि जी ये प्लास्टिक की बीड्स हैं, पर्सपेक्स की बीड्स हैं इधर, और ये थ्रेड है, और ये बीच में भी एक बड़ी बीड है. सो हेयर इज देयर पिक्चर एंड देन द मेजर मटेरियल्स देव आइडेंटिफाइड हियर. पर मैं इसको ऐसे फेर रही हूँ, इसी तरह फेर रही हूँ ताकि आप देखें कि वो मेजर मटेरियल्स का जो रुख है वो उल्टा है. So now I'm going to turn it over so that you can see this. So major materials उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जी वो थ्रेड है मेजर मटेरियल इसमें, और ये प्लास्टिक पर्सपेक्स की ये जो बीड्स हैं. So they've drawn the beads. ये स्पूल ऑफ थ्रेड उन्होंने बनाया है.
जो फंक्शन है, इट इज यूज्ड टू वेयर ऑन डिफरेंट इवेंट्स एंड ओकेजन्स. इट इज फॉर द ब्यूटी ऑफ आवर बॉडी. तो वो फंक्शन वो उन्होंने बता दिया कि उसकी ये है. उसके बाद वो इस तरह जा रहे हैं. ओके, तो यहाँ तो उनका डायरेक्ट अगर वो ऐसे जाएं तो 1 है, फिर मेजर मटेरियल्स है, फिर लेट्स से इफ वी गो डाउन तो मटेरियल्स की व्हाई आर दीज मटेरियल्स चोजन. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग लाइक दिस. व्हाई आर दीज मटेरियल्स चोजन? थ्रेड बिकॉज इट इज यूज्ड. Thread because it is used to, I think what they are trying to say is क्योंकि इसके साथ beads thread हो जाती हैं, but वही language का issue है. Plastic perspex because it is hard and can move easily on the thread. So they are saying that's one of the reasons that we've used it. You can think of other properties of plastic perspex for which it could be used in the bracelet. I'm not going to comment on that right now. And then its history. So they're going down. अगर इस तरह को टर्न करें तो उनका बड़ा अच्छा ऑर्डर जो है वो चल रहा है. History. The earliest known bracelet marks back to 2500 BC, worn by ancient Sumerians of southern Mesopotamia. So, if we look at it like this, if we start from here, तो ये ऐसे शुरू होता है. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. यहाँ उनकी फंक्शन है, फिर मैं इसको आहिस्ता से टर्न ओवर करती हूँ. यहाँ उनके मेजर मटेरियल्स हैं, फिर इसको ऐसे टर्न ओवर करती हूँ. व्हाई दीज मटेरियल्स आर यूज्ड, और फिर इसको ऐसे टर्न ओवर करती हूँ. तो यहाँ उनकी हिस्ट्री है. इंटरेस्टिंगली हम जब हिस्ट्री पे पहुंचे हैं तो उस वक्त आप देखें कि अगर मैं इसको मोड़ूं तो ये जो ब्रेसलेट का रुख है वो अब सही हो गया है. सो दैट्स नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज उन्होंने ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन को बड़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया. तो क्योंकि अब जो ब्रेसलेट है, जिस सिमत उसने जो साइड थी जहाँ ब्रेसलेट की पिक्चर ड्रॉ की, वो ऑब्वियसली सारी जो साइड्स हैं उनके अगर हम साथ देखें तो वो फिर सीधी नहीं हो सकती. जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि मेजर मटेरियल्स जो हैं, अगर मैं उसके साथ टर्न करूं ब्रेसलेट को तो ब्रेसलेट ऑब्वियसली अपसाइड डाउन है. So the way the child has structured it in her head is, okay, well, you start the presentation from the function and then you keep going, function, then major materials, then you go to why these materials were chosen, and then you talk about the history, and then you turn around and you show the picture of your object. Well, ideally, we should start with the picture of our object, and as you can see, they've drawn a picture with all the details in it. So, this is something that you will be expected to look at carefully and analyze and do some research on it yourself, and we shall see how you evaluate this. Okay. So, एक तो हमने आपके साथ ये फाउंटेन पेन शेयर किया और इसकी मैंने थोड़ी सी इवैल्यूएशन आपके साथ की. एक हमने ब्रेसलेट शेयर किया आपके साथ. Well, and another thing that is right there, and that's also very interesting, क्योंकि ये बिल्कुल आपके आम फहम इस्तेमाल की चीज़ है, और वो है एक फ्रूट नाइफ उन्होंने बनाई हुई है और उसका सारा वो हैंडल दिखाया है और उसकी ब्लेड दिखाया है और उसकी हर हिस्से को उन्होंने लेबल किया हुआ है. These are things that, you know, I don't know, that's a good learning experience for me. So the important thing is कि जी जब वो अपनी oral presentation कर रहे हैं, it's important to ask them कि अच्छा जी ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ये क्या चीज़ें हैं, इनका क्या मतलब है. It's very important कि जी जो खूबसूरत सी बच्चे प्रेजेंटेशन तो कर देते हैं, but do they understand them as well or not. अच्छा, तो वो इस तरह अब हम रोटेट करेंगे.
कि ये पिक्चर है उनकी नाइफ की, वेल डन सो फार। और फिर फंक्शन है, इट इज यूज्ड टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब देखते हैं कि हम उसी ऑर्डर में जा रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग वेयर स्टील कम्स फ्रॉम। ये वो ओरिजिन मटेरियल का कंसिडर कर रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं देखना कि जी वो मटेरियल्स जो हैं वो किन मटेरियल्स के बना हुआ है। तो वो मटेरियल्स फंक्शन के कहीं आसपास होने चाहिए थे, बट दे आर एक्चुअली ऑन द ऑपोजिट साइड। मेजर मटेरियल्स चले वो भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए, प्लास्टिक एंड स्टील। और फिर ये इसके साथ उन्होंने लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग्स विच आर यूज्ड इन अ नाइफ, वी यूज प्लास्टिक एंड द शार्प मेटल सो दैट ऑन द शार्प मेटल, यानी वो जो प्लास्टिक की उसकी हैंडल है, so that our finger is not cut. Plastic is durable, it looks beautiful. Therefore, we use steel because it is sharp and it easily cuts things. And it can be sharpened, and because it's stainless steel, it doesn't get rusty. So, they have identified the materials and they have identified their properties and the properties for which they are being used in the knife. अच्छा, इन्होंने, because some children did, उन्होंने स्टील को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट, यानी प्लास्टिक और स्टील में से स्टील को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, and obviously they were doing internet research or they were looking at some library book, तो उन्होंने उसको वैसे ही उस डिटेल में लिख दिया. And that's where the teacher steps in and facilitates. They've mentioned here कि भाई वो कब ये स्टील बना, स्टेनलेस स्टील कब बना, और ये कि वो एलॉय होता है और उसमें ज़्यादातर तो आयन है, पर फिर उसमें कार्बन भी होता है. लेकिन ये कि if they had focused just on the fact कि अच्छा एक वो मिक्सचर डाला जाता है जिसकी वजह से उसकी फिर जो करोसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, रस्ट करने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, और ज़रा सा ये कि अच्छा जी वो क्या सिंपल सा प्रोसेस कि अच्छा जी वो कोई फाउंड्री होती है जहाँ के जी ये मेल्ट होते हैं मेटल्स और वो मिक्स होते हैं, अ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एंड what are the different types of stainless steel that we found would have been more useful, but it still made an effort कि जी ये इस ज़माने में बना और ये यहाँ बना, and that's something that of course you need to verify also and check as a teacher. So ये हम उनको बोनस पॉइंट ज़रूर दे सकते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चों ने जो डिटेल है एक मटेरियल को सिलेक्ट करके और उसके रॉ मटेरियल पे काम नहीं किया हुआ. अच्छा, तो हमने ये भी कर लिया. अब रह गई कि जी हिस्ट्री या तारीख कहाँ है. तो हिस्ट्री जो है वो इन्होंने यहाँ जो है अपनी नाइफ की दी है, एंड देयर हिस्ट्री is actually a it's something that you can read and see कि अच्छा जी ये समझ में आती है, और ये जो इसकी एवोल्यूशन है ये इंटरेस्टिंग है. उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एंशिएंट पीपल यूज स्टोन्स एंड वुड्स एज नाइफ्स. It's one of the oldest and most useful tools in history. And they used it to cut, prick and carve. And फिर जब metal discover हुआ, यानी पहले वो stones and woods use करते थे, फिर metal जब discover हुआ तो उसने revolutionize कर दिया. लेकिन अच्छा, और उसमें ये कि फिर वो कौन से metals, bronze, iron, और फिर finally stainless steel तो alloy हुए. And there again, if you are facilitating as a teacher, one needs to ask कि जी metals ने क्यों revolutionize कर दिया? Why is it that using metals for knife blades was a revolutionary step in the history of knives? So there again, it's a neat little project that these children have done. And finally, I just want to quick review
कि कुछ ग्रुप्स ने फैसला किया कि जी हमने ये डिब्बों वाली प्रेजेंटेशन नहीं करनी. Maybe they were finding it a little challenging. I feel that even अगर उनकी orientation ठीक नहीं भी है, तो ये है कि वो बड़ी clearly आपको हर साइट का एक particular role होता है. So it's an interesting way to present your research. Well, that's something that you can judge. कि फिर हमने और जो ग्रुप्स शेयर किए हैं, as you can see कि एक ग्रुप ने पेंसिल सिलेक्ट की, तो उन्होंने अपनी पेंसिल के अलहदा वो ग्राफाइट पीसेस और वो लकड़ी के पीसेस रखे हैं. फंक्शन, मेजर मटेरियल्स उन्होंने सही आइडेंटिफाई किए हैं और ओरिजिन में सिर्फ उन्होंने लकड़ी की बात की है और कहा है कि जी अच्छा वो तो फॉरेस्ट में मिलती है. अच्छा, अब why these materials were chosen? Well, the reason they've given is correct. It can be extended also. You can think more. Wood was used to make pencil because it can sharpen, and graphite to write and it rubs easily. It's a, what they need to say is it's a soft material. अच्छा, फिर उन्होंने उसकी हिस्ट्री बताई है एंड देन इधर उन्होंने बाकायदा ग्राफाइट का एक पीस अलहदा करके और अपना बना के वुड लेके उसमें होल बना के दे पुट टुगेदर देयर ओन पेंसिल. So they've put in some effort in this, and again you are going to analyze their project. तो एक पेंसिल हो गई और एक जैसे मैंने कहा कि टूथब्रशेस क्या है एक प्रोजेक्ट, उसमें भी तस्वीरें उन्होंने दी हुई हैं. फंक्शन, आई सपोज ये फंक्शन है बट देयर इज नो लेबल हेयर कि फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट टीथ, क्लीनिंग टीथ. यहाँ इसमें दे पुट एवरीथिंग टुगेदर हेयर. फंक्शंस क्या है, मेजर मटेरियल्स प्लास्टिक, रबर एंड नायलॉन. ये मटेरियल्स क्यों चूज किए हैं कि प्लास्टिक हार्मलेस या लाइट होता है, रबर इज लाइट, इट्स इजी टू होल्ड. उसके अलावा आप सोच सकते हैं कि अच्छा जी क्यों ये सिलेक्ट किया जाता है, व्हाई आरंट अदर मटेरियल्स यूज्ड. एंड देन कि वो इन्वेंट कब हुआ, तो वो उसकी एक तस्वीर बनाई हुई है जिसने एज वी नो द मॉडर्न टूथब्रश इन्वेंट किया. एंड देन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ अच्छा कि हिस्ट्री में शायद ये जैसे हम कहते हैं ना जी कि जिस चीज से भी आप दांत साफ करते थे वो जो आला था वो किस तरह हिस्ट्री में इवॉल्व हुआ, तो जरा सी वो बैकग्राउंड सेट कर देनी. और क्योंकि ये तो मटेरियल्स जब वो शुरू में इन्वेंट हुआ तो फौरन ही उस वक्त अगर वो 1780 में इन्वेंट हुआ तो उस वक्त आपके ये जो सिंथेटिक मटेरियल्स थे, क्या आपको सवाल उठाने उस वक्त मौजूद थे, उस वक्त क्या इस्तेमाल किया गया, व्हाट मटेरियल्स वर बीइंग यूज्ड फॉर टूथब्रशेस. आजकल ये प्लास्टिक और नायलॉन्स है ना, पर जब शुरू में इजाद हुआ क्या वही मटेरियल्स थे. और पेयर ऑफ चिल्ड्रन हैव चोजन द थर्मोमीटर. अब उन्होंने अपना जो वो प्रेजेंट डे थर्मोमीटर है उसकी कोई तस्वीर नहीं लगाई हुई. उन्होंने हमें यहाँ वो स्केल्स दिखा दी हैं जो मुख्तलिफ होती हैं. सो उसकी फंक्शन के क्या काम है और वो कैसे काम करता है उसकी भी ज़्यादा डिटेल नहीं है. जस्ट दैट इट्स मेड ऑफ इट्स you use it to measure temperature. And then of course they've mentioned के जो materials glass और mercury in glass thermometer की बात करें ना, so there should have been a picture of the mercury in glass thermometer. उसी तरह major materials specify किए हैं कि glass transparent और hard है, mercury senses temperature easily. Well, good point. फिर उसकी हिस्ट्री कि गैलीलियो गैलीली ने आजाद किया. फिर वो ओरिजिन एक मटेरियल का है कि जी वो उन्होंने कहा हमने सिलेक्ट किया ग्लास और हमने देखा कि इट्स मेड ऑफ सैंड एंड सम केमिकल्स. तो ओरिजिन पे बड़ा जरा यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि ओरिजिन पे जो हम डिटेल काम रिक्वायर कर रहे थे वो हुआ, हिस्ट्री पे जो रिक्वायरमेंट थी वो हुई. Are we actually seeing that thermometer here or not? This is a really great project for children to do. और ये ऐसे बच्चे जिनसे हमने करवाया उनको किसी किस्म का एक्सपोजर पहले नहीं था
और फिर ये कि जी ये प्रोजेक्ट उन्होंने entirely on their own किया with very little input from their teacher. So considering that, we're very happy with the outcome. However, आपने इन projects को evaluate करना है rigorously, और वही जो हमने आपको rubric दिया है उसको मद्देनजर रख के, so that you're able to then reflect and ask yourselves how can you effectively implement a project like this. Thank you.